नमस्कार दोस्तों। यूँ तो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 8 के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है और इसके बारे में हमने अनेकों बार डिस्कस किया है। रूल 8 के बारे में या फिर रूल 3A हो गया, इसके बारे में बहुत बार इस रूलिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया है। और आज उसी के बारे में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब कैट कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। 2018 में ये डिसीजन आया था। इस कोर्ट का डिसीजन मैं पढ़ रहा था, ये ग्रामीण डाक सेवकों को लेकर है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस केस के बारे में कुछ बताया जाए और इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि क्या हो सकता है, रूल 8 और रूल 3A के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, डिपार्टमेंट सही है या फिर ग्रामीण डाक सेवक सही है। इस वीडियो में कैट केस के बारे में हम स्टडी करेंगे और रूल 3A और रूल 8 के बारे में कोर्ट का क्या कहना है, इसको भी हम इसमें देखेंगे। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही पोस्टल नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। ये 2018 में जजमेंट आया था और वो नंबर आप देख सकते हैं 660/2016, मतलब 2016 में केस फाइल किया गया था और 2018 में इसका डिसीजन फाइनल आया था। और दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एप्लीकेंट होता है कोर्ट के लैंग्वेज में, जो केस फाइल करता है उसको एप्लीकेंट बोला जाता है। जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है उसको रिस्पोंडेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 एप्लीकेंट हैं, आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट एप्लीकेंट अगर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर तो कल्पना है, 23 साल की है। सौरभ 21 साल के हैं सेकंड एप्लीकेंट। और तीसरे नंबर के जो हैं वो कुलदीप कुमार है, 20 साल लगभग इनकी एज है। और इन तीनों का अपॉइंटमेंट ग्रामीण डाक सेवक के रूप में हुआ था। कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। जीडीएस में हो सकता है, बीपीएम में हुआ हो, एबीपीएम में हुआ हो, लेकिन ग्रामीण डाक सेवक में इनका सिलेक्शन हुआ था। बाद में इन तीनों को टर्मिनेट कर दिया गया, इसलिए इन तीनों ने कैट में केस किया था। उसी के बारे में हम केस स्टडी करेंगे कि क्या डिसीजन आया था कैट कोर्ट का। और ये कल्पना न्यू दिल्ली की है, सौरभ हरियाणा के हैं और कुलदीप कुमार ये भी नई दिल्ली के हैं। तो ये एप्लीकेंट है, मैंने आपको बताया एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट का मतलब। ये तीनों एप्लीकेंट्स थे और रिस्पोंडेंट कौन है तो आप देख लीजिए। ये रिस्पोंडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है। रिस्पोंडेंट्स कौन है तो वो भी हम देख लेते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया पोस्ट है, ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले। और दूसरा सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, न्यू दिल्ली साउथ डिवीजन। चूँकि ऊपर न्यू दिल्ली से बिलोंग कर रहे थे कैंडिडेट और न्यू दिल्ली सर्किल में उनका रिजल्ट हुआ था, तो जो एसएसपी है नई दिल्ली के वो भी इसमें सेकंड नंबर के रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। 2 रिस्पोंडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है और एक एसएसपी नई दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया आपको कि जो एप्लीकेंट है तीनों, इन्होंने एक केस फाइल किया था क्योंकि इनका एंगेजमेंट हो गया था, अपॉइंटमेंट हो चुका था, लेकिन बाद में इनको विदाउट नोटिस टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब डिसमिस कर दिया गया इनको जॉब से। इसके अगेंस्ट में इन्होंने कैट में केस फाइल किया था। तो उसका क्या डिसीजन है, कोर्ट ने क्या कहा, कौन से रूल का हवाला देकर क्या किया, उसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और इनका टर्मिनेशन कब हुआ था तो 23 नवंबर 2015 को एक लेटर इशू किया गया था जिसमें इनके टर्मिनेशन की बात लिखी गई थी। तो उसके एवज़ में, उसके अगेंस्ट में इन्होंने 2016 में केस फाइल किया और 2018 में इसका जजमेंट आया। तो डेट्स क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। इस केस का थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें। द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट 3 notifications फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 3 ग्रामीण डाक सेवक branch postmasters, each for Jeevan Nagar and Lal Kuan branch offices working under New Delhi South Division, New Delhi, were issued during 14-15. As per Gramin Dak Sevak Conduct and Engagement Rules 2011, the minimum age limit for employment as extra departmental agent is 18 years and maximum age up to which ED agent can be retained in the service is 65 years. तो ये तो बात आप सभी को पता है कि मिनिमम जो एज होती है वो 18 ईयर्स होती है इसमें एंगेजमेंट की, और जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो न्यू दिल्ली साउथ डिवीज़न से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था 3 ग्रामीण डाक सेवक के रिक्रूटमेंट के लिए। तो तीनों का अपॉइंटमेंट हुआ था इस 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में। बीपीएम का जो अपॉइंटमेंट होता है वो मैट्रिकुलेशन में मार्क्स बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर यही सब डिटेल बताया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों ग्रामीण डाक सेवकों को टर्मिनेट कर दिया था, तो तीनों का यही आर्गूमेंट था कि इनको 23/11/2015 को एक लेटर मिला जिसमें डिपार्टमेंट द्वारा इल्लीगली इनको टर्मिनेट कर दिया गया था। इल्लीगली ये क्यों बोल रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि तीनों को टर्मिनेट कर दिया गया था 23/11/2015 को। और इसको लेकर जब डिपार्टमेंट से सवाल पूछा गया तो डिपार्टमेंट का क्या कहना था, क्लियर कट एकदम डिपार्टमेंट ने कहा था। तो उन्होंने जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2011 का हवाला दिया और इसके हिसाब से इनकी सर्विस को गवर्न किया जाता है, ऐसा कोर्ट को बताया। और उसमें क्लियर लिखा हुआ है
अगर कुछ भी इरेगुलरिटीज फाइंड किया जाता है, कुछ भी अगर सामने ऐसा आता है जो नहीं होना चाहिए था, तो उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर देना चाहिए, ऐसा इनका कहना था रिस्पोंडेंट का। रिस्पोंडेंट मतलब मैंने आपको बताया जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, मतलब डिपार्टमेंट का ऐसा कहना था कि अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ने बताया कि उनकी तरफ से क्या मिस्टेक हुई थी जब उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था, उसके पहले उनको और एक काम करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया था। वही उन्होंने बताया, देखिए, अ रिक्विजिशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड थ्रू ईमेल टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पॉन्सरिंग कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट। इंस्टेड रिक्विजिशन वॉज सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। तो एक ईमेल के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सूचित किया जाता है एम्प्लॉयर डिटेल्स के लिए, जो इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने एक्चुअली जो रिक्विजिशन था वो भेजा था, लेकिन वो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा था, जो कि रूलिंग के अगेंस्ट है। इसको ईमेल के माध्यम से भेजना चाहिए था। ये एक इरेगुलरिटीज सामने आई थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। कोई भी वैकेंसी अगर निकाली जाती है तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उसमें एम्प्लॉयर का पूरा डिटेल होता है और फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करते हैं, यही उनका काम है। लेकिन ये प्रॉपरली यहाँ पर नहीं देखने को मिला था, इसलिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने किसी भी कैंडिडेट को स्पॉन्सर नहीं किया। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से एक मिस्टेक हुई थी, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरा कारण डिपार्टमेंट ने ये बताया कि एक कैंडिडेट को 82.2 मार्क्स थे, उनसे नीचे जो कैंडिडेट था कुलदीप कुमार, उनको 76.6% मार्क्स थे, लेकिन 82.2 वाले का नहीं हुआ और कुलदीप कुमार का हो गया। तो ये भी गलत अपॉइंटमेंट हुआ था। और कुलदीप कुमार, मैं आपको बता दूं, कुलदीप कुमार ऊपर के लिस्ट में आप देख सकते हैं एप्लीकेंट में, तीसरे नंबर के एप्लीकेंट है ये कुलदीप कुमार। तो गलती से इनका अपॉइंटमेंट हो गया था, 76.6% था, लेकिन इनके ऊपर 82.2 था प्रदीप कुमार नाम का। हालांकि प्रदीप कुमार इन तीनों लिस्ट में नहीं है, वो अलग एक कैंडिडेट है। बस रेफरेंस के लिए उनका नाम यहाँ पर दिया गया है कि प्रदीप कुमार के जगह कुलदीप कुमार का हुआ, जो कि गलत था, क्योंकि इनका 76.6 था और प्रदीप का 82.2 था। और बाकी जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने 60 दिन का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स नहीं किया था, और साथ ही साथ जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो इनके द्वारा सबमिट नहीं किया गया था। आपको पता है कि रूल 3A के हिसाब से आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम का सर्टिफिकेट भी देना होता है, आपको फुली GDS के नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं होना होता है। ये बात आप सभी को पता होगी। रूल 3A है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये हमने बहुत बार देखा है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। जो इन दोनों कैंडिडेट ने नहीं सबमिट किया था, इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी सबमिट नहीं किया था, तो गलती से इन तीनों का अपॉइंटमेंट हो गया था। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि रूल 8 के हिसाब से किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग डेट से 3 साल के अंदर बिना इन्फॉर्म किए उनको टर्मिनेट किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। तो ये भी एक रूलिंग के हिसाब से उन्होंने अपना पक्ष रखा और बताया कि इसलिए उनके प्रोविजनल एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया गया। और आप यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली द प्रोविजनल एंगेजमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स एज GDS BPM हैव बीन कैंसल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट बाय द SSPOs न्यू दिल्ली साउथ डिवीजन। उसके बाद इन्होंने लिखा है, देयर इज नो नीड टू इंडिकेट द रीजंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ GDS इन व्यू ऑफ DG एंड PNT एंडोर्समेंट नंबर डेटेड 19 जुलाई 1982। और टर्मिनेशन का रीज़न देने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी इन्होंने बताया। इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि इस केस को एंटरटेन किया जाए, और जो डिसमिसल हुआ है उनका वो एकदम सही हुआ है, अंडर लॉ हुआ है, एज पर रूल हुआ है, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बताया। और इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन का रेफरेंस भी दिया। आपको पता है बिहार में दरभंगा नाम का एक जगह है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ का एक केस था जो पटना हाई कोर्ट से जिसका जजमेंट आया था। चंद्रकला देवी GDS MD MC थी किसी BO में, उनका भी कुछ ऐसा ही मामला था। उन्होंने भी अपने टर्मिनेशन के खिलाफ केस किया था, पटना हाई कोर्ट से इनका डिसीजन आया था, और वो क्या था वो भी हम एक बार देख लेते हैं। उसी का रेफरेंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दिया है, और ये डिसीजन क्या था इसको हम देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि चंद्रकला देवी के वकील थे, उनका क्या कहना था। GDS MD MC के जो वकील थे, उनका साफ कहना था कि जो GDS MD MC है वो सिविल पोस्ट की होल्डर हैं, और उनको एक मौका दिया जाना चाहिए आर्टिकल 311 के हिसाब से, जो संविधान में है, भारत के संविधान में आर्टिकल 311 के हिसाब से एक मौका देना चाहिए उनको, अपना रिप्रेजेंटेशन देने का, अपना जो स्पष्टीकरण है, जो बयान है, वो देने का मौका देना चाहिए। उसके बाद टर्मिनेशन के बारे में सोचना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि जो टर्मिनेशन है वो रूल 4.3 के हिसाब से होगा, ना कि रूल 8 के हिसाब से। अब दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? 8 के बारे में तो आपको पता है कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के 3 साल के अंदर डिसमिस किया जा सकता है ग्रामीण डाक सेवकों को। लेकिन ये रूल 4 का क्लॉज 3 क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रूल 4 में ये है कि डिसमिस करने से पहले, टर्मिनेट करने से पहले आपको अपना रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया जाएगा। मतलब जो भी सिचुएशन है उसको समझाने का आपको एक मौका दिया जाएगा, लिखित आपसे लिया जाएगा।
डायरेक्ट आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। तो उनका यही कहना था, रूल 4.3 की मदद क्यों नहीं ली गई, क्यों डायरेक्ट रूल 8 की मदद से यहाँ पर डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। क्योंकि वो सिविल पोस्ट के होल्डर हैं, तो उनका भी हक बनता है कि वो अपने फेवर में बयान दें, उनको एक मौका देना चाहिए। तो रूल 4.3 क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, डायरेक्ट रूल 8 क्यों इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये तर्क दिए थे जो चंद्रकला देवी है GDS MDMC उनके वकील के द्वारा। उसके बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा रूल 8 और रूल 4 के बारे में समझा गया। उसके बाद जो उन्होंने डिसीजन दिया वो कुछ इस प्रकार का है। वी आर अनेबल टू एग्री विद द सबमिशंस एडवांस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर दैट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट हैज़ बीन इशूड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पटना हाई कोर्ट डेटेड 6/10/2017 सुपरियर अथॉरिटी द ऑर्डर्स शुड हैव बीन पास्ड अंडर रूल 4.3 ऑफ द रूल्स 2011। तो इन्होंने साफ बता दिया, ऐसा कोई खास डिफरेंस हमने नहीं पाया रूल 4.3 क्लॉज में और रूल 8 में, क्योंकि दोनों में बहुत समानता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रूल 4 में क्या होता है, कोई अगर सुपरियर अथॉरिटी है, सपोज करिए GDS MDMC का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ASP या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट होते हैं, ये आपको जानकारी होगी, ASP या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट। यहाँ सुपरिंटेंडेंट नहीं होते हैं। GDS BPM के जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं वो सुपरिंटेंडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर MDMC के केस में क्या होता है, ASP होते हैं या फिर इंस्पेक्टर होते हैं। तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं MDMC के। तो यहाँ क्या हुआ, जो सुपरियर अथॉरिटी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी से ऊपर, वो अगर ऑर्डर करे कि उनके केस को रिव्यू करके उनका डिसीजन लिया जाए, और अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो रूल 8 की मदद से उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। तो वही यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट ने किया, वो हम नीचे देखेंगे कि इंस्पेक्टर ने क्या लिखा था। इंस्पेक्टर पोस्ट ने डायरेक्ट रूल 8 का हवाला देकर उनको डिसमिस कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ज़्यादा कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। रूल 4 में भी ऐसा ही कुछ है, अगर आपको लगे कि कुछ ज़्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो डायरेक्ट आप रूल 8 उसमें लगा सकते हो। वही इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ने यहाँ किया और कोर्ट ने भी इसको माना, कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया, और जो चंद्रकला देवी है MDMC उनका पिटिशन डिसमिस कर दिया, और पटना हाई कोर्ट ने ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के फेवर में डिसीजन दिया। देखिए इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ने क्या लिखा है, और ये ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन था जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ने इसको इशू किया था। आप यहाँ देख सकते हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट नॉर्थ सब डिवीज़न दरभंगा। दरभंगा एक बिहार में जगह है, वहाँ के इंस्पेक्टर है, सब डिवीज़न के इंस्पेक्टर है, उन्होंने टर्मिनेट किया था GDS MDMC को। तो ये पटना हाई कोर्ट का डिसीजन था जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के फेवर में गया। इसी का रेफरेंस दिया गया था इस केस में जो हम अभी देख रहे थे अपने वीडियो में। इस केस में इसी डिसीजन का रेफरेंस दिया गया था, और इसी रेफरेंस की मदद से जो कैट है नई दिल्ली, उन्होंने अपना फैसला सुनाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के फेवर में ही फैसला सुनाया, और तीनों ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पिटिशन है उसको डिसमिस कर दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ अबाउ ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑफ GDS BPM, मोलारबांध GDS BO, लाल कुआं GDS BO, जीवन नगर GDS BO are irregular. I am therefore directed to ask you to cancel these appointments with immediate effect after following the given procedure as prescribed in Rule 8 of GDS Conduct and Engagement Rule 2011. और यहाँ क्लियरली लिख दिया गया है, in the present case we find no merit in the submission made in the OA and hence the same is dismissed. तो ये पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया तीनों के तीनों जो ग्रामीण डाक सेवक थे, और जब तक उन्होंने ड्यूटी की थी या नहीं की थी ये इसमें कंफर्म नहीं है। हालांकि कोर्ट ने बोल दिया है कि रूलिंग के हिसाब से जो बेसिक टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस है, बेसिक TRC है, वो उनको पेड कर देना चाहिए लास्ट मंथ का, जो मनी ऑर्डर के थ्रू पेमेंट होता है। आप सभी को पता है, मैंने बताया है कई बार रूल 8 के बारे में आपको। मनी ऑर्डर के थ्रू उनको पेमेंट कर दिया जाए। अगर उन्होंने नौकरी की होगी तो उसके लास्ट मंथ में जो भी बेसिक TRC बन रहा होगा उसको पेमेंट करके इस केस को ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों इस केस में आपको पता चला होगा इस केस की मदद से कि रूल 8 और रूल 3A कितना खतरनाक हो सकता है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। जब तक 3 साल ना हो तो रूल 8 बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवकों पर भारी पड़ सकता है। इसके लिए यूनियन ही कुछ कर सकती है। यूनियन अगर चाहे तो रूल 8 को मॉडिफाई करके उसको दोबारा से अमेंडमेंट इशू करवा सकती है। हालांकि ये तो यूनियन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो इस पर विचार करेगी या नहीं। आप लोगों का इस जजमेंट पर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।